लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है माईसीक्वल में उसके बारे में पढ़ा है। आज हम शुरू करेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है वेयर क्लॉज के साथ में। तो कौन कौन से स्पेशल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं माईसीक्वल में। देयर आर सर्टन स्पेशल ऑपरेटर्स यूज्ड विद वेयर क्लॉज। दीज आर बिटवीन, इन, लाइक, इज़, नल। और ये ऑपरेटर्स जो है ये 4 तरीके के स्पेशल ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ में। इन ऑपरेटर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे आपका काम करेंगे, कैसे ये अप्लाई करेंगे या फिर कैसे ये आपके डेटा पे अप्लाई होंगे ऑपरेटर्स। तो बिटवीन ऑपरेटर जब आप लिखोगे तो इसका मीनिंग है एंड मीन्स बिटवीन टू वैल्यूज़। अगर आपने टू वैल्यूज़ के बीच में या फिर टू वैल्यू का कंपैरिजन करके कोई वैल्यू को या फिर डेटा को आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप बिटवीन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑपरेटर जब आप यूज़ करेंगे, इन मीन्स लिस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं बट द नेम इज़ इन। तो इसका क्या काम है, ये करेगा मैच एनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। आपके पास एक लिस्ट दी होगी उसमें आपकी वैल्यूज़ को मैच करना इन ऑपरेटर का काम होगा। फिर है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या करेगा, मैच अ कैरेक्टर पैटर्न। आपके पास एक पैटर्न दिया होगा, कैरेक्टर पैटर्न, उसमें आपका मैच किया जाएगा। लाइक आपके पास कोई एक कैरेक्टर दिया होगा और उसी कैरेक्टर से मैचिंग वैल्यू आपने टेबल में फाइंड आउट करनी है तो आप लाइक ऑपरेटर से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ नल। जब इज़ नल ऑपरेटर यूज़ किया होगा तो उसका मतलब होगा कि जो भी वैल्यू वहाँ पे आपके टेबल में होगी वो नल वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम करेंगे बिटवीन ऑपरेटर को डिटेल में करेंगे हम यहाँ पे कि कैसे क्वेरी में हमने बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। तो द बिटवीन ऑपरेटर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। द रेंज यू स्पेसिफाई कंटेन्स अ लोअर एंड एन अपर रेंज। तो बिटवीन ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने रेंज ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है। तो ये जो रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं ये लोअर से लेकर इसमें एक लोअर रेंज होती है आपकी और दूसरी अपर रेंज। मीन्स एक स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू आपकी होगी, एक एंडिंग वैल्यू आपकी होगी। मीन्स जहाँ से लेकर जहाँ तक आपने अपनी वैल्यू को सर्च करना है तो वो आपकी रेंज आएगी यहाँ पे। तो कैसे हम इसको करेंगे, लिस्ट द एम्प्लॉयज़ नेम एंड सैलरी whose salary is between 10,000 and 14,500। हमने एक क्वेरी यहाँ पे डालनी है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ के नेम और सैलरी की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 14,500 के बीच में हो। तो हमने पहले 2 कॉलम्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ई नेम और सैलरी का। तो सिलेक्ट ई नेम एंड सैलरी फ्रॉम जो एम्प्लॉय टेबल जो आपने क्रिएट किया है उससे, वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 14,000 एंड 500, 14,000 एंड 500, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो ये आपने ये वेयर क्लॉज में लिखना है कंडीशन अपनी। तो कंडीशन क्या है आपकी कि सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ की वो कितने 10,000 से 14,500 के बीच में होनी चाहिए। तो आपने ये बिटवीन ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया, सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 14,500। तो ये जो क्वेरी आप रन करोगे इसका जो आउटपुट आपके सामने आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये मतलब जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सैलरी 10,000 से 14,500 के बीच में आती है तो वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 से 14,500 के बीच में है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विद नेम। तो ये था आपका रन बिटवीन ऑपरेटर। अब एक और क्वेरी हम इसको रन करने जा रहे हैं, सिलेक्ट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़
code name whose code is between 1003 and 10005। अब यहाँ पे क्या है ये क्वेरी, आपने एम्प्लॉयज़ का कोड और नेम की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जिनका एम्प्लॉय कोड 10003 एंड 10005 के बीच में हो। ठीक है, तो अब ये सेम आपकी दो कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए, ई कोड एंड ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड। ठीक है, हमने क्या ढूंढना है, ई कोड ढूंढना है, वेयर ई कोड बिटवीन 10003 एंड 10005। तो ये आउटपुट हमारे सामने आ गई। ठीक है, 10003 और 10005 के बीच में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ई कोड एंड ई नेम की लिस्ट। नेक्स्ट इज़ इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? द इन ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर अ वैल्यूज़ इन द लिस्ट। जब हमने एक लिस्ट हमारे पास दी है उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्वेरी हम यहाँ पे रन करेंगे जहाँ पे हमने लिस्ट द एम्प्लॉय नेम हैविंग ई कोड 10004 10001 10007। हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जिनका ई कोड क्या है, ये जो आपके पास दिए गए हैं 3 ई कोड। तो हमें दो कॉलम्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, ई कोड एंड ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इन, ये जो आपके पास लिस्ट दी है 10004 10001 एंड 10007। तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, ये आपकी आउटपुट है, ई कोड ई नेम 10001 जो नाम है एम्प्लॉय का वो दिया है, फिर 7 एंड 4 ये विद नेम आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट, द इन ऑपरेटर कैन बी यूज विद एनी डेटा टाइप। तो इन ऑपरेटर को हम किसी भी डेटा टाइप के साथ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लिव इन सिटी जालंधर, न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद। अब यहाँ पे कौन सा ये हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, या फिर हम वैरचर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन ऑपरेटर के साथ में। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है, साथ में सिटीज़। ठीक है, तो हम दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ई नेम और सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इन जालंधर, न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं तो हमें वो कोट्स के अंदर लिखनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये क्वेरी रन हुई तो हमारे सामने ये हमारी आउटपुट आ गई, नेम सिटी, नेम एम्प्लॉयज़ के और फिर सिटी जालंधर, अहमदाबाद एंड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज़ लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर कहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है? In certain cases you may not always know the exact value to search for. You can select rows that match a character pattern by using like operator. The character pattern matching is called as wildcard search. Like operator is used with char data type. अब क्या होता है, कुछ केसेस में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है जिसके लिए हमें जो वैल्यू हमें सर्च करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी रोज़ सिलेक्ट कर देते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर पैटर्न हम ऐसी रोज़ में कुछ कैरेक्टर पैटर्न हम चूज़ करते हैं जिनको हम लाइक ऑपरेटर के साथ में इस्तेमाल करके मैच करते हैं। तो जो ये कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग होती है इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड सर्च। ठीक है, मीन्स हम मिलते जुलते ऐसे अक्षरों को मैच कर देते हैं, तो उन्हीं मिलते जुलते अक्षरों से जो भी रिज़ल्ट हमारे सामने, जितने भी वो मिलते जुलते अक्षर के रिज़ल्ट होंगे वो सारे के सारे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे और जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होगी वो हम वहाँ से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी जो पैटर्न मैचिंग वाली हमारी सर्च होती है उसको हम वाइल्ड कार्ड सर्च कहते हैं। तो लाइक ऑपरेटर हमेशा कैर डेटा टाइप के साथ में ही इस्तेमाल होता है। Like operator is used to perform wildcard search for valid search string
वैल्यूज़। तो लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल हम वाइड कास्ट सर्च के लिए करते हैं, और ये जो सर्च होती है वो एक वैलिड सर्च स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ में हम इन सर्च को परफॉर्म करते हैं। तो दो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं सर्च स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सर्च स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। वो है एक परसेंट सिंबल और दूसरा है हाइफन सिंबल। तो ये जो आपका परसेंट सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो और मोर कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके या तो ज़ीरो कैरेक्टर या ज़ीरो से ज़्यादा कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो आप सिंगल हाइफन लगाओगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनी सिंगल कैरेक्टर, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हाइफन। तो यहाँ पे हम क्वेरी से इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज नेम्स स्टार्ट विद एस। यहाँ पे कैपिटल एस है, स्मॉल एस नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक एस परसेंट। अब परसेंट हमने क्यों यूज़ किया है कि जितने भी नाम एस से होंगे शुरू, वो सारी की सारी लिस्ट आपके पास सामने अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये एस आपका ज़ीरो भी ज़ीरो होगा तो आपके पास कोई भी सर्च नहीं आएगी। ठीक है, और ये एस आपके पास दो भी हो सकते हैं, तीन, एक नाम में तीन एस भी हो सकते हैं, तो कितने भी एस आपके हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या सिंबल यूज़ किया है, परसेंट सिंबल यूज़ किया है, इसीलिए। तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आ गया हमारा वो है ये ई नेम आ गए लोग जितने भी यहाँ पे एस नाम से शुरू हुए हैं, एस एस। ठीक है, ये सरनेम में भी एस है, और फिर ये एस है, ये भी एस है। तो जितने भी एस कैरेक्टर्स होंगे वो सारे आपके सामने लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। Here the like operator will match the e name column with an s followed by any number of characters। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो like ऑपरेटर ने क्या किया, जितने भी s थे आपके उससे सर्च को, अपने पैटर्न को मैच किया। ठीक है, s को इन s से मैच किया और जो आपकी लिस्ट थी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसके बाद कितने भी कैरेक्टर आपके हो सकते हैं s के बाद। नेक्स्ट है आपका लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज ई कोड एंडिंग विद 8। अब आपने ऐसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जिनका ई कोड 8 से एंड होता है। तो मीन्स आपका कौन सा कैरेक्टर मैच होना चाहिए, यहाँ पे 8 कैरेक्टर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट ई कोड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड लाइक %8। तो ये आपका मैच करता हुआ आएगा और आपके सामने ई कोड की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी उन एम्प्लॉयज़ की जिनका जो ई कोड है वो 8 से ख़त्म होता है या अंत होता है, जिनके ई कोड का 8 से। नेक्स्ट है लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज नेम हैविंग ई एज द सेकेंड कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है कि उन एम्प्लॉयज़ का नाम चाहिए जिनके नाम में ई जो है वो सेकेंड कैरेक्टर हो। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अंडरस्कोर यूज़ किया, हाइफन या अंडरस्कोर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ई %। अब ई के पास कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर ई से ई जो है आपका वो सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाके हमने ये लिखा है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो आप ये सर्च स्ट्रिंग या फिर पैटर्न लिखोगे उसको आपने सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है और फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट करनी होती है हर एक स्टेटमेंट। तो अब आपके सामने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई, एम्प्लॉय नेम की लिस्ट आ गई जिनका सेकंड कैरेक्टर क्या है, ई है, और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर आपके हो सकते हैं क्योंकि हमने क्या लिखा है, %साइन यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ नल ऑपरेटर। ये इज़ नल ऑपरेटर का क्या काम है आपका, द इज़ नल ऑपरेटर टेस्ट फॉर द वैल्यूज़ दैट आर नल।
तो जो वैल्यूज़ नल होती है आपके टेबल में, अगर आपने कोई नल वैल्यू इंसर्ट की है तो उन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू नल है, तो हम इस नल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नल वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपली असाइनिंग अ कॉलम विद द वैल्यू 0 और अ ब्लैंक। तो नल वैल्यू का यहाँ पे मतलब है कि आप कॉलम में ना ही कोई ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ना ही आपने उस कॉलम को ब्लैंक रखा है, ठीक है। तो आपने उसको कौन सी वैल्यू असाइन करी है? नल वैल्यू। इट रिप्रेजेंट एन अननोन और इनएप्लीकेबल वैल्यू। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड यूजिंग द रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जो नल वैल्यू है वो एक अननोन और इनएप्लीकेबल वैल्यू होती है। हम इस वैल्यू को रिलेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू पे हम ना ही कोई रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अ नल वैल्यू मीन्स वैल्यू इज़ अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और इनएप्लीकेबल। तो नल वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है जो वैल्यू अनअवेलेबल होती है, जो वैल्यू अनअसाइंड होती है, जो वैल्यू अननोन होती है और जो वैल्यू इनएप्लीकेबल होती है, उसे हम नल वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेरी है रन की जिससे हमें नल वैल्यू का पता चलेगा कि नल वैल्यू इज़ नल ऑपरेटर हमने कैसे इस्तेमाल करना है। लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट असाइंड टू एनी डिपार्टमेंट। हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जिनको कोई भी डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया गया है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज़ नल। अब जो अगर हमने डिपार्टमेंट कॉलम में नल वैल्यू असाइन की होगी तो हमारे सामने उन एम्प्लॉयज़ की नेम की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, इस नल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर बाय क्लॉज। अभी तक हम वेयर क्लॉज कर रहे थे, अब हमने करना है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो है कि अगर आपने आपकी जितनी भी रोज़ हैं टेबल में उनको सॉर्टेड वे में अरेंज करना है तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रोज़ रिटर्न्ड इन अ क्वेरी रिजल्ट इन इज़ अनडिफाइंड। द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन बी यूज टू सॉर्ट द रोज़। तो जब भी हम क्वेरी करते हैं या फिर हमने कोई भी रो रिट्रीव करनी होती है टेबल से, तो वो जो क्वेरी का जो रिज़ल्ट हमें आता है वो अनऑर्डर्ड वे में होता है, ठीक है। उसका कोई डिफाइंड वे ऑर्डर्ड नहीं है कि आपको एक डिफाइंड ऑर्डर में वो लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज से हम क्या कर सकते हैं? रोज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, रोज़ को एक ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। द क्लॉज ऑर्डर सॉर्ट द क्वेरी आउटपुट अकॉर्डिंग to the values in one or more selected columns। तो जब हम ऑर्डर क्लॉज लगाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आउटपुट हमें आएगी वैल्यूज़ की आउटपुट, वो हमें सॉर्टेड वे में ही आएगी, ठीक है। और वो जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा वो हमारे सिलेक्टेड जो हमने कॉलम सिलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट हमारी दिखाई देगी। Multiple columns are ordered one within another and the user can specify whether to order them in ascending or descending order। असेंडिंग ऑर्डर इज़ डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तो वो एक कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम हम अरेंज करते हैं, ठीक है। और यूज़र जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है कि जो आपने कॉलम्स को अरेंज करना है उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपने कोई ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं लगाया है तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा, बढ़ता क्रम या घटता क्रम जो जिसको आप बोलते हैं। द ऑर्डर बाय क्लॉज कम लास्ट इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑर्डर बाय क्लॉज जब आप यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो वेयर क्लॉज के बाद में यूज़ होता है।
तो सिंटेक्स है इसका, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल कॉलम एलियास फ्रॉम टेबल, टेबल मीन्स जो टेबल का नाम है, वेयर कंडीशन जहाँ पे आपने वेयर कंडीशन लगानी है, ऑर्डर, फिर कॉलम के नेम, और उसके बाद कि किस ऑर्डर में आपको चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ASC मतलब असेंडिंग और DESC मतलब डिसेंडिंग, एंड फिर आप कॉलम अपना जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट करोगे फ्रॉम सेमी कॉलम लगा के। अब जो सिंटेक्स है उसमें ऑर्डर बाय जो आपने लिखा है वो क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द ऑर्डर विच द रिट्रीव्ड रोज आर डिस्प्लेड, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आपकी जो रिट्रीव्ड रोज होंगी वो डिस्प्ले होनी है, वो ऑर्डर बाय क्लॉज में आप स्पेसिफाई करोगे। तो ASC का मतलब है ऑर्डर जो रोज का ऑर्डर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। DESC का मतलब है रोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो एक क्वेरी यहाँ पे रन कर रहे हैं, लिस्ट द एम्प्लॉय कोड नेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। अब जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले आएगा, और सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो सबसे लास्ट में डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर यही होता है, लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू बाद में। तो सिलेक्ट ई कोड ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, सैलरी के अकॉर्डिंग ही हमने अपना सैलरी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। तो हमने यहाँ पे ASC नहीं लिखा, क्योंकि हम नहीं भी यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपकी जो सैलरी वाला कॉलम है वो पूरे का पूरा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है, बढ़ते क्रम में, ये सबसे कम सैलरी और फिर सबसे ज़्यादा सैलरी सबसे लास्ट में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, लिस्ट द एम्प्लॉय कोड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी, सिलेक्ट ई कोड ई नेम ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब यहाँ पे डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी चाहते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे बाद में। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा सैलरी का। तो इस तरीके से आपकी सैलरी सॉर्ट हो जाएगी जिस ऑर्डर में आप चाहते हैं। तो ये था ऑर्डर बाय क्लॉज का फंक्शन, कैसे काम करता है ऑर्डर बाय क्लॉज। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक एलियास, जो शब्द हमने बहुत बार यूज़ किया है पीछे जितने भी हमने क्वेरीज़ की है, तो उसमें हमने एलियास शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एलियास है क्या, वो हम करेंगे अब। डिफाइनिंग एंड यूजिंग कॉलम एलियास वाइल डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी, SQL नॉर्मली uses the name of the selected column to the column headings। जब हम SQL क्वेरी से कोई भी रिज़ल्ट डिस्प्ले करते हैं या फिर SQL क्वेरी से जो भी रिज़ल्ट हमें दिखता है, तो उसमें नॉर्मली हमें जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया होता है उसी का नाम एज अ कॉलम हेडिंग हमें दिखाई देता है, ठीक है। इन मैनी केसेस दिस हेडिंग मे नॉट बी डिस्क्रिप्टिव एंड हेंस इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ केसेस में ये हेडिंग आपको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है उस सिलेक्टेड कॉलम के बारे में, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो यू कैन चेंज अ कॉलम हेडिंग बाय यूजिंग अ कॉलम एलियास। तो हम उस कॉलम हेडिंग को चेंज कर सकते हैं कॉलम एलियास यूज़ करके, ठीक है। स्पेसिफाई द एलियास आफ्टर द कॉलम इन द सिलेक्ट लिस्ट यूजिंग अ स्पेस एज अ सेपरेटर। तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में आप एलियास का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको जो लिस्ट है उसको स्पेस दे के सेपरेट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एलियास हेडिंग अपेयर इन अपर केस। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपको कॉलम की हेडिंग एज एलियास दिखाई देगी तो वो आपको अपर केस में ही दिखाई देती है। इफ़ एलियास कंटेन स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज हैशटैग और $,
or is case sensitive, enclose the alias in double quotation marks. Thus, column alias renames a column headings and is useful with calculation. अगर आपका जो एलियाज़ है उसमें आपने स्पेसेस या स्पेशल करैक्टर जैसे कि हैशटैग या डॉलर साइन यूज़ किया है, या फिर जो आपका एलियाज़ वो केस सेंसिटिव है, तो आपको एलियाज़ मतलब जो आप नई कॉलम हेडिंग दोगे उसको आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना होता है। तो जब आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलम जो एलियाज़ है आपका उसको आप रीनेम कर सकते हो, या फिर जो आपकी कॉलम हेडिंग है उसको आप रीनेम कर सकते हो कॉलम एलियाज़ की मदद से। और आप अपनी जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है उसमें ये फिर मददगार आपके लिए होता है। ठीक है, सिंपली कॉलम नेम इज़ द रीनेमिंग द एग्जिस्टिंग कॉलम so that the column name becomes more understanding. अब हम देखेंगे कि कॉलम एलियाजेस कैसे यूज़ होते हैं। तो यू कैन चेंज द कॉलम हेडिंग बाय कॉलम एलियास। तो कॉलम एलियास की मदद से हम कॉलम हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो कैसे हम चेंज करेंगे, सिलेक्ट ई नेम एज नेम DEPT, जो हमने स्मॉल में लिखा था DEPT एज डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो ई नेम वाला कॉलम था उसको हमने नेम एलियास देना है, और DEPT वाला जो कॉलम था उसको हमने डिपार्टमेंट वाला एलियास देना है। ठीक है, तो ई नेम या फिर डिपार्टमेंट से हो सकता है क्लियर ना हो, तो नेम और डिपार्टमेंट से हमें उस कॉलम की हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि ये जो कॉलम है आपका नेम वाला कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है वो आपका डिपार्टमेंट वाला कॉलम है। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो जो एम्प्लॉई टेबल होगा उसका जो ई नेम वाला कॉलम है वो नेम हो जाएगा, और DEPT वाला जो कॉलम था वो डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों नाम से, इन दोनों एलियास से क्या हो गया, ये जो हमारा इन कॉलम्स को जो हेडिंग थी हमारी वो ज़्यादा क्लियर हो गई। हमें पता चल गया कि ये एम्प्लॉयज़ के नाम का कॉलम है और ये उनके डिपार्टमेंट का कॉलम है। ठीक है, तो जो ये अबव क्वेरी है ये डिस्प्ले क्या कर, क्वेरी डिस्प्लेज द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। नोटिस दैट द ऑप्शनल एज कीवर्ड हैज़ बीन यूज्ड बिफोर द कॉलम एलियास नेम। अब आपने नोटिस किया होगा कि हमने कॉलम नेम के बाद एज कीवर्ड लगाया है, एलियास कॉलम नेम से पहले एज कीवर्ड लगाया है, और जो एक्चुअल कॉलम नेम थे उनके बाद हमने एज कीवर्ड लगाया है। The result of the query would be same whether the as keyword is used or not। तो as keyword जो आपका होता है वो ऑप्शनल होता है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, आप लगाओ या ना लगाओ दोनों रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो नोटिस दैट द सीक्वल स्टेटमेंट हैज़ द कॉलम एलियाजेस नेम एंड डिपार्टमेंट इन लोअर केसेस, वेयर एज द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी डिस्प्ले द कॉलम हेडिंग्स इन द अपर केस बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम हेडिंग्स अपीयर इन अपर केस। अब आपने देखा होगा ऊपर जो हमने क्वेरी दी है उसमें हमने ये जो कॉलम एलियास के नेम थे ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, मिक्स्ड है, इसमें स्मॉल एंड कैपिटल लेटर हमने दोनों यूज़ किया है। पर जब हमारी जो रिज़ल्ट आ रहा है क्वेरी का रिज़ल्ट आ रहा है उसमें दोनों के नाम कैसे आ रहे हैं, कैपिटल लेटर में आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका कॉलम एलियास हेडिंग होती है वो हमेशा आपको अपर केस में ही अपीयर होती है। ठीक है, तो ये था आपका एलियास। नेक्स्ट है सिंपली अगर हमने एज कीवर्ड नहीं यूज़ करना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द ई नेम DEPT डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई। तो ये जो क्वेरी हमने लिखी है ये क्या होगा, इससे द अबव क्वेरी वुड जनरेट द सेम आउटपुट बट द हेडिंग्स विल नॉट बी इन द अपर केस एंड विल बी इन द फॉर्म एज शोन विद इन कोटेशन। अब आपने स्पेसिफिकली जैसे आपने लिखा है क्वेरी में वैसे ही आपको कॉलम के नेम चाहिए, तो आपको ये जो नाम है कोट्स के अंदर लिखने होंगे, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे नाम लिख, ये डिपार्टमेंट कॉलम एलियास का नाम आपने जिस भी लेटर में दिया है, अपर केस में दिया, लोअर केस में दिया, उसी केस में आपको दिखाई देगा, ये अपर केस में नहीं दिखाई देगा। तो ये था आपका कॉलम एलियास कि क्या होता है कॉलम एलियास आपका।